संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आज हम भाषा के विविध रूपों को जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा तथा मानक भाषा हिंदी को जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए जानते हैं भाषा के विविध रूपों को। सबसे पहले है संपर्क भाषा। इसे व्यवहारिक भाषा भी कहते हैं। वह भाषा जो जन जन के बीच में संपर्क का माध्यम बनती है, संपर्क भाषा कहलाती है। यह देश के कोने कोने में समझी और बोली जाती है। भारतीय अलग अलग भाषा के होते हुए भी हिंदी के माध्यम से आपसी संपर्क बनाए रखते हैं, अतः हिंदी भारत में संपर्क भाषा की भूमिका निभाती नजर आती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती है कि नहीं। हर राज्य में कई सारी भाषाएं प्रचलित है। तो ऐसे में किसी एक राज्य का इंसान किसी दूसरे राज्य में जाता है तो वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करे कि वो उस दूसरे राज्य के इंसान से है कि नहीं अपना संपर्क स्थापित कर सके, अपनी भावनाओं या विचारों को प्रकट कर सके। तो ऐसे में संपर्क का काम करती है हिंदी भाषा। अंग्रेजी भाषा भी हमारे देश में संपर्क का माध्यम तो बनती है, लेकिन अंग्रेजी भाषा जो है वो हमारे देश में पढ़े लिखों की भाषा मानी जाती है। ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं, जो उच्च तबके के लोग हैं, ज़्यादातर अंग्रेजी का इस्तेमाल वही कर पाते हैं, और जो निम्न तबके के लोग हैं वो अंग्रेजी को नहीं समझ पाते, नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसे में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो कि ऊंचे से ऊंचे तबके के लोग या नीचे से नीचे तबके के लोग सभी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। टूटी फूटी ही सही, लेकिन वो अपने भावना और विचारों को व्यक्त करके एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं। तो ऐसे में हमारे देश में हिंदी ही है जो संपर्क भाषा की भूमिका निभाती नजर आती है। तो अगर संपर्क भाषा क्या है पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि वह भाषा जो जन जन के बीच में संपर्क का माध्यम बनती है, संपर्क भाषा कहलाती है। और भारत में हिंदी ही संपर्क भाषा की भूमिका निभाती नजर आती है। अगला है मानक भाषा। भारत विविधता से भरा देश है, जहां लगभग 300 सक्रिय भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां बोली जाती है। इन भाषाओं और बोलियों का प्रभाव एक दूसरे पर भी पड़ता है, जिस वजह से लिपि और वर्तनी के अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं। अनेक प्रचलित रूपों के स्थान पर एक ही रूप का निर्धारण कर देना भाषा या वर्तनी का मानक रूप कहलाता है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी मानकीकरण की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए अनेक संस्तुतियां दी हैं, जैसे चिन्ह, दीजिए, विद्यालय आदि। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले हम इस तरह से चिन्ह लिखते थे, लेकिन आजकल अभी इस तरह के रूप को मानक कर दिया गया है। और अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण उच्चारण संबंधी हम कई सारी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से भी भाषा का क्या होता है, रूप विकृत हो जाता है। तो इस विकृति से बचने के लिए ही मानक भाषा का निर्धारण किया गया है। तो पहले हम विद्यालय ऐसे लिखते थे, आप देख सकते हैं अभी विद्यालय को ऐसे भी लिखा जाता है। तो अब सवाल यह है कि मानक रूप क्यों जरूरी है? तो उसका उत्तर यह है कि किसी भी भाषा के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमें उसके मानक रूप का निर्धारण करना ही होगा, वरना दूसरे भाषाओं के प्रभाव से उस भाषा में विकृति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे उस भाषा के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। तो ऐसे में केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने अपने मानकीकरण की ओर तेजी से कदम बढ़ाया है और कई सारे वर्णों तथा शब्दों के मानक रूप निर्धारित किए हैं। तो यह है मानक भाषा। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है मातृभाषा। मातृभाषा, मातृ अर्थात माँ, भाषा अर्थात बोली गई। पूर्ण अर्थ में माँ तथा परिवार से सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। जैसे बांग्ला भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा बांग्ला तथा तमिल भाषा परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा तमिल होती है।
तो कहने का मतलब यह है कि आप जिस भी भाषा भाषी के हैं, जिस भी भाषा भाषी परिवार में जन्म लिए हैं, तो सबसे पहले आप अपने माता पिता की भाषा ही क्या करते हैं, सीखते हैं। तो वही जो आपके परिवार में जो भाषा बोली जाती है वही भाषा आपकी क्या होगी, मातृभाषा होगी। तो इसीलिए माँ की भाषा मातृभाषा। कोई अगर बंगाली परिवार में जन्म लिया है तो उसकी मातृभाषा बंगाली होगी, कोई नेपाली भाषी परिवार में जन्म लिया है तो उसकी मातृभाषा नेपाली होगी। तो क्योंकि हम भारत देश पे रहते हैं और भारत ही हमारी माता है, इसलिए हम सभी की मातृभाषा हिंदी ही होनी चाहिए। अगला है राजभाषा। राजभाषा अर्थात शासन की भाषा। सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति दी गई। इसीलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राजभाषा का मतलब ही है राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। तो सरकारी कामकाज में जिस भाषा का इस्तेमाल होता है उसे ही राजभाषा कहते हैं। और 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति मिल गई थी। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रभाषा। क्या है राष्ट्रभाषा? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं, अर्थात एक ऐसी भाषा जो पूरे देश में माननीय हो। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हिंदी का प्रचलन उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक है। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो जैसे कि संपर्क भाषा में हमने पढ़ा कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो जन जन में, भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी इंसान हो, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ अपना संपर्क स्थापित कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि हर वर्ग की भाषा है हिंदी, है कि नहीं? हर लोग इसे समझते भी हैं और इसे बोल भी सकते हैं। हो सकता है कि वो कुछ शब्दों का ही प्रयोग करे, हो सकता है कि वो टूटी फूटी ही हिंदी बोले, लेकिन फिर भी अगला उसे समझ सकता है। तो ऐसे में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग पूरे भारतवर्ष में होता है और लोग इसे समझते भी हैं और बोलते भी हैं। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है, हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी ही होनी चाहिए। बाकी किसी भाषा के पास इतनी क्षमता नहीं है जो कि जन जन में संपर्क स्थापित कर सके, जन जन के भाव और विचारों को एक दूसरे के साथ प्रकट करने में सक्षम हो। वैसे हमारे देश की फिलहाल कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कई लोग अपना समर्थन देते हैं और यह सच भी है कि भारतवर्ष में हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का पद मिलना चाहिए। तो इस तरह हमने भाषा के विविध रूपों में राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक हिंदी भाषा को समझा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी, यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई समस्या हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।